लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आई पढ़ी थी और ह्यूमन आई के वेरियस पार्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उनमें से एक पार्ट था क्रिस्टलाइन लेंस। उस लेंस को हमने पढ़ा था, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो इमेज रेटिना पे बनाता है। उसके अलावा एक फंक्शन और होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। देखिए पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये कौन सा लेंस है, सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। सबको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो हमारी आई के अंदर, हमारी आँखों के अंदर जो ये लेंस लगा होता है, उसका नेचर किससे मैच होता है, कॉन्वेक्स लेंस से ही मैच होता है। यानी ये जो आई लेंस है वो भी एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये कन्वर्जिंग होता है। इसका नेचर भी लाइट को कन्वर्ज करना ही होता है। बस इनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस हम समझ गए तो आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ समझिए, पहले इसको समझिए, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका एक लेंस है और ये किसी फोकल। अब आपको पता है कि ये लेंस जो होता है वो ग्लास का बना होता है और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसको आप इस तरह से कंप्रेस करके इसकी जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर को आप इस तरह से बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। यानी ये जब कंपनी में लेंस बन के आ चुका है, ये रिजिड होता है, इसको आप कंप्रेस या एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है। ये नहीं कर सकते, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि जब जब आप इस पे लाइट डालोगे तो इसकी फोकल लेंथ आपको ये मिलने वाली है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर पूरा करोगे, स्पेयर बनेगा और उस स्पेयर का सेंटर होगा और उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ होगी, ठीक है। थोड़ा सेंटर बनी है बताने के साथ साथ मैंने आपको, तो ये फोकल लेंथ यही मिलने वाली है आपको हमेशा के लिए, क्योंकि ये एक रिजिड है। इसका इस कर्वेचर को आप चेंज नहीं कर सकते और इस कर्वेचर पे ही इसका सेंटर डिपेंड होता है और उस पे ही इसका फोकल लेंथ डिपेंड होता है। ये आपको मैंने बताया था। इसका मतलब इसमें फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है, एक बात। दूसरा, ऑब्जेक्ट आप देखो रख रहे थे, अलग अलग पोजिशन पे आपने ऑब्जेक्ट्स रखे थे और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल रिसीव इमेज एट डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज जो हमें मिल रही थी वो अलग अलग मिल रही थी। यानी इस पूरे प्रोसेस में योर इमेज डिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं, अरे भाई इमेज डिस्टेंस का सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं। जो भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है वो वेरी करता है, फिक्स नहीं है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ और कभी तो उधर भी बनता है। पीछे वाला चैप्टर देखना आप। और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया था पिछली चैप्टर में, यू से रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरफ ये यू भी क्या है, अलग अलग पोजीशन पे हम रखते हैं, यानी ये भी वेरिएबल है। यानी तीन चीज़ें कुल मिला के आपके पास है। वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकेंड इज इमेज डिस्टेंस एंड थर्ड इज फोकल लेंथ। इन ऑल दीज थ्री, टू क्वांटिटीज दैट इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर वेरिएबल्स, but your focal length remain constant in all the position of u and all the position of v। अलग अलग u के लिए अलग अलग v मिलेगा, पर हर केस में फोकल लेंथ आपकी सेम रहने वाली है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तो ये कंडीशन था, ये था आपका आर्टिफिशियल लेंस। अब हमारे आंखों के आई पे, यानी हमारा जो ह्यूमन आई है उसमें जो क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है, विच ऑल्सो बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस, उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखो ये स्लेरी मसल्स होती है और दूसरा ये जो लेंस होता है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जेली लाइक एक फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये रिजिड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे बाजार से कभी आप जेली लेके आएंगे, आते हैं 5 पे 10 पे की, वो जेली क्या करती है, ऐसे हिल सकती है, मूव कर सकती है, यानी उसको आप दबा सकते हैं। जैसे आपका ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी स्पॉन्ज होता है ना, उसको हम दबा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैसा ही होता है, यानी ये रिजिड नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसको आप कैसे भी इसकी साइज को छोटा या बड़ा
कर सकते हैं, यानी इसको दबा सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब यहाँ देखो, यहाँ ये लेंस लेता हूँ मैं, तो ये इसको मैंने यहाँ पे उससे कंपैरिजन में एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब आपको कल बताया था कि ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। अब देखो आपकी आंखों के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आप इस तरह से देखोगे, सामने देखोगे तो आपको अलग अलग डिस्टेंस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई आपके पास है, कोई थोड़ा दूर है। अगर मान लो मैं एक रोड पे खड़ा हूँ तो रोड पे मुझे इस पास में एक गाड़ी आती हुई दिख रही है, थोड़ी दूर एक गाड़ी है, थोड़ी दूर एक मकान है, एक टावर है, ठीक है, और थोड़ी दूर एक बिल्डिंग है। तो सब यूज है, यानी ये सब क्या है, मेनली ऑब्जेक्ट्स है। और वो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पे, और उनकी डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे चाहूँ उनको उसकी साइज के अकॉर्डिंग मेरे पास रख लूँ, यानी उनकी डिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपनी अपनी पोजीशन में बने हुए हैं। तो मेरे को क्या है, अलग अलग पोजीशन पे यू मिलेगा, यानी यू मेरे कंट्रोल में नहीं है, और यू एक तरह से आपके लिए कैसी है, वेरिएबल है। कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको डिफरेंट मिलने वाली है। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। आपको कल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि आपकी जो इमेज बननी होती है, वो इमेज फाइनली कहाँ बननी होती है, एट दिस स्क्रीन और दिस मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना पे बननी होती है। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ भी है, उसकी इमेज भी रेटिना बनानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो उसकी इमेज भी रेटिना बनानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो उसकी भी इमेज रेटिना बनानी है। यहाँ क्या था, यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन चेंज हो रही थी। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, पर आपको हमेशा जो इमेज डिस्टेंस है, यानी इस लेंस से जो इमेज बनानी है, वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे ही बनानी है। यानी योर इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस पे इमेज बननी चाहिए। ये तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हाँ भाई यू चेंज किया, चलो वी चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ ये फोकल लेंथ वेरी नहीं कर सकती आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इमेज को उन्होंने चेंज कर दिया, अपनी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता ये लेंस, क्योंकि ये रिजिड है, फिक्स बना हुआ है। तो अब क्या करें, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि यू तो वेरिएबल है, इमेज डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गई, सॉरी कर दिया मैंने, ये इमेज डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब बचता क्या है, अब बचती है इस लेंस की फोकल लेंथ, क्योंकि ये एक लेंस है और लेंस के पास क्या होती है, फोकल लेंथ। तो यहाँ देखो आप तीन चीज़ें थी, तीन में से दो वेरिएबल चाहिए, एक कांस्टेंट रह सकता है। दो वेरिएबल हो सकते हैं, एक कांस्टेंट रह सकता है। यहीं भी ये कंडीशन आने वाली है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे तो ये वेरिएबल होंगे, लेकिन इमेज है वो हमें हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे ही बनानी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं क्लियर। तो इमेज डिस्टेंस हमारे लिए कांस्टेंट होगी। बचा क्या, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमारे हाथ में है, और उस फोकल लेंथ को हमने किससे जोड़ रखा है, ये सिलेरी मसल्स, और हमें पता है कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होने से क्या होगा कि हम इसकी फोकल लेंथ को बार बार चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करेंगे, ताकि अलग अलग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज हम एक फिक्स डिस्टेंस पे बना सके बाय चेंज द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई लेंस। ये फोकल लेंथ को चेंज करना, बार बार फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, चेंज करना टू फॉर्म ए क्लियर इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे हमेशा अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उन सब की इमेज फिक्स रेटिना पे बनानी है। तो उसके लिए हमें इस फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये फोकल लेंथ किसके हेल्प से चेंज करेंगे, इन सिलेरी मसल्स की हेल्प से चेंज करेंगे। ये जो प्रोसेस है टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू गेट ए क्लियर इमेज ऑन रेटिना एवरी टाइम, दिस फिनोमेना इज नोन एज, और दिस प्रोसेस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। यही होता है। तो देखो अब ये कैसे करता है चेंज, इसको हम देखते हैं। ये समझ आ गया, यानी फोकल लेंथ हमें वेरी करनी है, इसको हम कैसे वेरी करेंगे। तो देखो कैसे करता है। थोड़ा बहुत तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे ये फोकल लेंथ वेरी होती है आई लेंस में। वहाँ क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रिजिड है। इसको अगर आप फोकल लेंथ चेंज करना, मतलब क्या होता है, देखो आप ये देखो, एक लेंस ये है, ठीक है,
इसकी फोकल लेंथ अभी ये है, मान लेते हैं ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन भेजी और आपको रूल बता रखा है, व्हेन द रे कम्स पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, ये फोकस आ गया। अब सपोज मैं इसको ऐसे, क्योंकि अगर ये रिजिड होगा इस तरह से और रिजिड को मैं ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर ये जेली लाइक स्ट्रक्चर अपनी आंखों का लेंस होता है, उस केस में अगर उसको दबाऊंगा तो ये दब के ऐसे थिक हो जाएगा, मोटा लेंस बन जाएगा, ऐसे ये ऐसे दबेगा और दब के ऐसा मोटा लेंस बन जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, या फोकल लेंथ विल डिक्रीज, फोकल लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा थी और यहाँ फोकल लेंथ आपको कम मिल गई। इसके लिए क्या किया, आपके लेंस के, आपके आंखों में जो ये स्लेरी मसल्स लगी हुई है, ये मसल्स क्या करती है, इसको कंप्रेस करती है। जब इसको वो कंप्रेस करती है तो क्या होता है, ये इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, और जब ये मसल्स रिलैक्स होती है, वापस रिलैक्स होती है, तब ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाता है लेंस, और लेंस जैसे ही एक्सपेंड होगा तो ये फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, और इस केस में कंप्रेस करते ही फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोकल लेंथ को वेरी करेंगे और इमेज डिस्टेंस हमारे लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इमेज हमेशा वहीं बने, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ को वेरी कर रहे हैं बाय यूजिंग स्लेरी मसल्स। और यही सारा प्रोसेस क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। देखो आजकल आप देखो एग्जाम्पल देखो लाइफ में, आप दूर का ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये ले लिया, कुछ पेज पढ़े, मैं इनको पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे लिए पास का ऑब्जेक्ट है, इसको पढ़ूंगा मैं तब मेरे के लिए क्या होगा, मेरा जो लेंस है वो लेंस इस सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि इसकी इमेज मुझे पास में बनानी, इसकी इमेज बनाने के लिए मेरे लेंस को इस तरह से कंप्रेस होना पड़ेगा। यानी जब पास के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो आपका लेंस है वो थिक हो जाता है, स्मॉल फोकल लेंथ का हो जाता है, और जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तब आपका लेंस थिन हो जाता है, मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, यानी ये मसल्स हो जाएगी रिलैक्स, लेंस हो जाएगा थिन। कब, जब ऑब्जेक्ट दूर का देखते हो, और जब ऑब्जेक्ट पास का देखते हो तो ये लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। किसकी हेल्प से, स्लेरी मसल्स की हेल्प से। तो ये तो हो जाती है कंप्रेस्ड, ये हो जाता है थिक। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट आप पास का देखते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे मैं ये पास का ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, फिर मैंने दूर देखा, फिर मैंने पास देखा, फिर मैंने दूर देखा, तो उससे क्या हो रहा है, बार बार ये स्लेरी मसल्स क्या ऐसे काम कर रही है, ये मसल्स बार बार ऐसे काम करती जा रही है। जैसे पास का ऑब्जेक्ट आया, इसने दबाया, दूर का आया, रिलैक्स कर दिया, क्योंकि फोकल लेंथ इसको वेरी करनी है ताकि हमेशा इमेज कहाँ बन सके, पीछे बन सके। अब देखते हैं कि आजकल टाइम में क्या होता है, देखो चश्मे वाले बहुत सारे हो गए, मैं भी हूँ, बहुत लोग चश्मा पहनते हैं। छोटे बच्चे, पहले तो क्या है कि जब 15 या 20 साल बाद चश्मा लगता था, लेकिन आजकल तो क्या है कि 2 या 3 साल का बच्चा होता है, उसके भी हम देखते हैं चश्मा लग जाता है। आजकल क्या हो गया कि सब चीज़ें पास की ज़्यादा हो गई, अब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गई, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, यानी ज़्यादातर हमारी आंखें पास के ऑब्जेक्ट को ही फोकस करके रखती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि लगातार इस मसल्स को काम करना पड़ता है, इसको वर्क करना पड़ता है, रिलैक्स नहीं रहती, रिलैक्स इस कंडीशन में रहती है। और ये कंडीशन कौन सी है, जब दूर के ऑब्जेक्ट देखने हो, जब इस कंडीशन में रहेगी तो ये क्या है, बार बार मसल्स काम करेगी, कंप्रेस रहेगी, तो मसल लगातार एक्टिव रह रही है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी आंखों में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। कई बार हम होता है लगातार मोबाइल चला रहे हैं या लगातार लैपटॉप चला रहे हैं तो हमारे आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, रूम से बाहर आते हैं, बालकनी में खड़े होते हैं और ऐसे दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे करने का रीज़न क्या है, हम दूर के ऑब्जेक्ट इसलिए देख रहे हैं कि जैसे ही हम दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे हमारी मसल्स क्या होगी, जो लगातार कंप्रेस्ड थी वो रिलैक्स हो जाती है। अरे भाई जैसे मेरे हाथ है, अभी मेरे हाथ नॉर्मल है, अभी मैं नॉर्मल खड़ा हूँ ऐसे, तो मेरे हाथ बिल्कुल रिलैक्स है, मेरे कहीं पेन नहीं होगा। लेकिन आप मुझे कहो नहीं, आप अपने हाथ को ऐसे रखो 4 या 5 मिनट में, या स्कूल में देखोगे आपको टीचर्स ने ऐसे खड़ा कर दिया हो, 1 या 2 मिनट में ही आपके हाथ दर्द करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है। आपकी नॉर्मल पोजीशन ये है, आपकी मसल्स अब रिलैक्स है, अब आपकी मसल्स क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, ऐसे मान लीजिए स्ट्रेस्ड इनके अंदर, तो अब आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो यही होता है, जब दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारी आंखों की जो ये लेंस की जो स्लेरी मसल्स है वो रिलैक्स रहती है, हमारे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन
जब पास का देखते हैं तो उसको वर्क करना पड़ता है, उसे कंप्रेस करना पड़ता है, उसमें टेंशन क्रिएट होती है, उससे हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लगातार अगर हम इसी पोजीशन में रहते हैं तो हमारी आंखों में क्या होता है, धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। आ गया? तो ये हमारा बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन है। अब इसमें देखो क्या आता है, एक फार पॉइंट आता है, एक नियर पॉइंट आता है, वो और पढ़ लेते हैं, फिर हम डिफेक्ट ऑफ विजन्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, ये डिसीजन भी किसके बेसिस पे लिया हुआ है, एक तरह से सिलेरी मसल्स के ऊपर ही ले रखा है। क्योंकि अब सिलेरी मसल्स ऐसा तो है नहीं कि इतना कंप्रेस हो जाए कि आपका लेंस को जितना हो उतना दबा दो, एक लिमिट तक कि वो लेंस को कंप्रेस कर सकती है जब आप पास के ऑब्जेक्ट देखते हैं। यानी आप देखो, जैसे ये अभी दूर है, जैसे जैसे मैं पास लेके आ रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, मेरा आई लेंस है वो धीरे 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 कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, लेकिन एक लिमिट तक कंप्रेस होगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे चिपका लो तो आप ये वर्ड्स को नहीं पढ़ सकते, ये ज़्यादा पास में ले आओगे तो आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा दूर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, जिस डिस्टेंस पे बिना स्ट्रेस के, ये ध्यान देना, ऐसे मैं देख सकता हूँ पर मैं ऐसे देखूंगा तो धीरे धीरे मेरे पे स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आंखें दर्द करना शुरू कर देगी। तो बिना स्ट्रेस के नॉर्मल मिनिमम डिस्टेंस, नॉर्मल आई के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट आप क्लियर देख सकते हो, दिस डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज नोन एज नियर पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस हो गई है जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को क्लियर दे सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। और एक होता है दूर, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दूर तक आप देख सकते हैं, वो क्या होती है आपका फार पॉइंट, वो क्या होता है आपका फार पॉइंट होता है। ठीक है, तो देखो एक तो होता है नॉर्मल आई, यानी आपके घर में आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चश्मा नहीं पहनते हैं, जिनकी आंखें बिल्कुल ओके है, उन्हें तो बोलेंगे नॉर्मल आई। अभी देखो ये 2-3 नाम ले रहा हूँ मैं, शायद आपने सुना भी होगा, मायोपिया और एक साथ में हाइपरमेट्रोपिया की बात कर लेते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में सारा का सारा ये क्या होते हैं मायोपिया, अगले वीडियो में ये मिलेगा आपको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसमें ऑब्जेक्ट आपका जो पर्सन होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख सकता, और यहाँ जो जिनकी प्रॉब्लम होती है, उल्टा कर दिया सॉरी मैंने, यहाँ मायोपिया वाले कौन होते हैं, जिनको फार अपार्ट फार डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो दिखते नहीं है, और यहाँ वो जिनको पास के ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं हैं, ये होते हैं। तो अब नॉर्मल आई की बात करूँ तो नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो बिना स्ट्रेस के किसी ऑब्जेक्ट को देख सके क्लियरली। ठीक है, और नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट की बात करूँ वो कौन सा होता है, इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर तक हम देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, वो होता है फार पॉइंट नॉर्मल आई के लिए। मायोपिया वाला सा प्रॉब्लम क्या होता है, उनको दूर का दिखता नहीं है, उन्हें दूर का देखना होता है, चश्मा पहनते हैं, लेकिन पास का वो बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो तो 25 सेंटीमीटर एज ए नॉर्मल आई, कि वो पास के ऑब्जेक्ट पढ़ने में वो नॉर्मल आई की तरह ही बिहेव करेंगे, तो उनके लिए 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन दूर का उनका ऑब्जेक्ट, अब किसी को क्या होता है इतना दूर का दिखता है, आप देखते हैं क्लास के अंदर कोई बच्चा है फर्स्ट बेंच में बैठता है तब उसको क्लियर दिखता नहीं, कोई सेकंड में दिखता है बैठता है तब उसको क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे वो थर्ड पे जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। तो ये अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसका उसका जो फार पॉइंट है वो क्या होगा, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, हर एक आदमी का फिक्स नहीं होता है, सबका मिलकर फिक्स नहीं होता, अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, इस सिचुएशन में हाइपरमेट्रोपिया वाले कौन से होते हैं, जिनको पास का दिखता नहीं है, तो वो आप देखते हैं कई बार क्या होते हैं पूरे दिन वो चश्मा नहीं पहनते, आपके घर में भी दादी माँ होगी या पिताजी होंगे आपके, आप देखते हैं वो आँखों को कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे वो बिना चश्मे के रहते हैं, लेकिन उन्हें जैसे कोई पेपर पढ़ना हो, कोई बारीक काम करना हो, तो वो तुरंत ही चश्मा पहन लेते हैं।
और दूर के ऑब्जेक्ट देखने हो, कहीं घूमना हो, बाइक चलाना हो, कहीं जाना है, तो चश्मा नहीं पहनते, क्योंकि उनको पास का साफ दिखता नहीं। यानी उनकी प्रॉब्लम क्या है, पास की प्रॉब्लम है। तो जैसे उनकी जो पास की डिस्टेंस है वो भी अब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को 30 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता नहीं है, किसी को 35 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता नहीं है, किसी को 40 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन उनका जो फार पॉइंट है वो नॉर्मल आई की तरह बिहेव करता है और उनके लिए इन्फिनिटी होता है। यानी दूर के ऑब्जेक्ट के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं होती है, वो स्पेक्ट नहीं पहनते हैं, इसलिए उनका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट होते हैं विजन के, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने वीडियो में पावर ऑफ अकोमोडेशन देख लिया और क्या फार पॉइंट होता है, क्या नियर पॉइंट होता है, और नॉर्मल आई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन कौन से होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के साथ में। थैंक यू।